हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे, जिसे हम 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से है, जो कि एसएससी में हो या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आती 100% है। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और आप पढ़ने के बाद पूरी तरीके से विधिवत तरीके से आप इसको समझ पाएंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कैसे होती है और कब कब पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई हैं और भारत में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। फिलहाल पंचवर्षीय योजना बनती हैं या नहीं, ये भी सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हमारी तरफ से 100% श्योरिटी रहेगी कि आप कोई भी एग्जाम दे देना, आप यहां से बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और यकीन मानिएगा कि आज आपका बहुत अच्छे से समझ में आपको आने वाला है और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, जो कि काफी डेप्थ में भी होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि नियोजन यानी प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहला सवाल है कि प्लानिंग क्या होती है। जैसे आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने भी एक प्लान बनाया होगा कि भविष्य में मैं 3 महीने में अपने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को तैयार कर लूंगा और जीएस में आने वाले 4 महीने के भीतर तैयार कर लूंगा। उसके बाद रिवीजन करूंगा और 6 महीने में फिर पेपर मेरा हो जाएगा। तो ये जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत प्लानिंग है। उसी प्रकार हमारा देश भी प्लानिंग करता था और ये इसके जो टारगेट्स होते थे फिर उसमें कितना अचीव होगा, ऐसे ही हमारा देश भी आगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऐसे प्लान करता रहा है। तो प्लानिंग का यहाँ पर डेफिनेशन देखना जरूरी है। तो प्लानिंग की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। तो देखिएगा, प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द फ्यूचर। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यानी व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। ये जो होता है इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग आपको क्या आया समझ में कि भविष्य की जो भी हम टारगेट सेट कर रहे हैं, भविष्य में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उन्हीं को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। बात क्लियर आपको समझ में आ चुकी है। तो बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्लानिंग के। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इकोनॉमिकली ग्रोथ करेंगे आगे भविष्य में। उसी प्रकार यहां पर उद्देश्य देखें तो आर्थिक समृद्धि यहां पर उद्देश्य होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी पीसीएस का या पीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां पर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, उसमें देता है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ध्यान देना है, यहां पर पॉजिटिव चीज है कि आर्थिक समृद्धि, गरीबी का निवारण हो। गरीबी निवारण आप देख रहे हैं, जिसको हम पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं, गरीबी निवारण कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, रोजगार में वृद्धि। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम टारगेट करते हैं और देश में अच्छी प्लानिंग अगर लागू करते हैं तो इससे रोजगार का सृजन होगा। मॉडर्नाइजेशन, ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में मॉडर्नाइजेशन से प्रश्न पूछता है। क्या ये प्लानिंग का उद्देश्य था? हाँ जी, मॉडर्नाइजेशन उद्देश्य था, लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि हम जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उसको यहां फॉलो करें। ऐसा नहीं था। एक बार प्रश्न पूछा गया था, उसमें मॉडर्नाइजेशन का अर्थ मतलब पश्चिमी सभ्यता को यहां पर हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो नहीं है आंसर। आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजों में मॉडर्नाइजेशन हम यहां पर चाहते हैं। तो यहां पर याद रखना है, 5वां नंबर याद रखेंगे, आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता है यानी सेल्फ रिलायंस जो है वो हम यहाँ पर इसमें हम गोल मानते हैं, ऑब्जेक्टिव मानते हैं, इसका उद्देश्य मानते हैं। आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक असमानता का मतलब है किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। तो इसी आर्थिक असमानता जो है इसको कम करने का उद्देश्य होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग के उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि, गरीबी निवारण, रोजगार में वृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता, आर्थिक असमानता को कम करना। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आप कोई भी पीएससी का पेपर उठा करके लगाइएगा, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसमें आर्थिक असमानता को कम करना था। एक प्रश्न था जिसमें था कि जो आधुनिकता है उसका मतलब हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, नहीं।
आधुनिकता का मतलब है कि हम अपनी ही चीजों में अपग्रेड करेंगे, अपने आप को मॉडर्न बनाएंगे। ठीक है भाई, तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, प्लानिंग हो गया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है, योजनाओं के प्रकार क्या होते हैं। यहां से अगर आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो पूछने की संभावना है, लेकिन अगर आप पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूछने की संभावना उससे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर लोग इसे किताबों में छोड़ देते हैं, किताबों में ये नहीं दिया रहता है, कई बार हमने देखा है, और स्टूडेंट इसको तैयार भी नहीं करते हैं। और आप जानते हैं आजकल एग्जाम की डिमांड है, वो पूछा जा रहा है जो बहुत रेयर किताबों में है या फिर बहुत रेयर बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो यहां पर टाइप्स ऑफ प्लानिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, तो पहला हम देखेंगे स्टेट इंटरवेंशन के आधार पर, राज्य हस्तक्षेप के आधार पर, यानी राज्य मीन सरकार के आधार पर। तो पहला नंबर है यहां पर इंपरेटिव प्लानिंग, जिसे हम आदेशात्मक नियोजन कहते हैं। इसमें राज्य एवं सरकारी संस्थानों का प्रत्यक्ष एवं व्यापक हस्तक्षेप होता है। जो सरकार है वो पूर्ण रूप से यहां पर हस्तक्षेप करती है। सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य, संसाधन का आवंटन एवं क्रियान्वयन अनिवार्य होता है। जो भी सरकार होती है, सर्वे सर्वा यहां पर सरकार ही होती है। इसे हम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी कहते हैं, चूंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हालांकि हम केंद्र सरकार के बारे में ही यहां पर बात करेंगे। तो केंद्र सरकार जो करती है वही यहां पर रूल करती है, उसी के आदेश होते हैं, तो इसीलिए हम इसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। बात क्लियर समझ में आ गई है। हालांकि अगर हम कहें कि ये किन देशों में ज्यादातर देखने को मिलती है, तो समाजवादी देशों में देखने को मिलती है, जैसे रूस है, जैसे चाइना है। तो वहां पर ये जो आदेशात्मक नियोजन है वो देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमने बता दिया है, चीन है, सोवियत संघ रूस है। बात समझ में आई है। दूसरा देखते हैं जिसे बोलते हैं निर्देशात्मक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, इसमें सरकार केवल नीतियों का निर्धारण करती है, लक्ष्य और दिशा सरकार देती है, लेकिन जो इसका इंप्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, उसे निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर करता है। यहां पर राज्य का हस्तक्षेप जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा, उसमें डायरेक्ट था बट इसमें इनडायरेक्ट है। यहां प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि तकरीबन 70% ऐसे देश हैं जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारत उनमें से ही एक एग्जाम्पल है। तो भारत में अगर देखें तो भारत में भी यही निर्देशात्मक नियोजन की व्यवस्था है। बात क्लियर समझ में आ रही है, लेकिन कब से है, 1991 के एलपीजी मॉडल के बाद से। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिन देशों में है वहां पर कैसी प्लानिंग देखने को मिलती है, निर्देशात्मक नियोजन देखने को मिलता है। दो टाइप आपको समझ में आ चुके हैं। आगे बात करते हैं, तो यह ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 केंद्रीकृत नियोजन, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं। इस प्रणाली में योजना निर्माण ऊपर से नीचे की दिशा में होता है, मतलब उल्टा होता है, ऊपर से नीचे की। हालांकि सभी स्तर, आम नागरिक, निजी क्षेत्र, राज्य सरकार व केंद्र सरकार की सहभागिता होती है, परंतु अंतिम निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। इसे टॉप डाउन प्लानिंग भी कहा जाता है। इस योजना का नियंत्रण व निगरानी केवल केंद्र स्तर से ही होती है, सेंट्रल से होती है, इसीलिए इसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। मुख्य विशेषता क्या है, निर्णय शक्ति एक केंद्र में निहित होती है। ठीक है भाई, ये भी आपको समझ में आया है। दूसरा पॉइंट यहां पर देखते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये जस्ट उसके अपोजिट है। यहां पर विकेंद्रीकृत नियोजन होता है। यह योजना प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर होती है, वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ थी, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर होती है। योजनाएं पहले ग्राम स्तर, फिर पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य स्तर पर बनाई जाती है। स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसमें स्थानीय सुशासन जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, ये प्रमुख भूमिकाएं निभा। ठीक है, प्रमुख विशेषता क्या है कि स्थानीय विकास पर केंद्रित होता है, प्रत्येक स्तर पर सहभागिता होती है और स्थान विशेष की समस्याओं का समाधान इसमें किया जाता है। ये जो बात हो रही है, ये 73वें 74वें संविधान संशोधन पंचायती राज एवं नगर निकायों को योजना निर्माण के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है, तब से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यहाँ पर शुरू हुई, और जो पंचायत हैं, जो यहाँ पर ब्लॉक हैं, जिला स्तर हैं, इनको भी अधिकार दिया गया है, जो कि इसी में 73 74वें संविधान संशोधन में किया गया है। बात आपको क्लियर समझ में आ रही है, मुझे लगता है। आगे देखते हैं, अगला है क्षेत्रीय व्यापकता। आप अंडर एस्टिमेट मत करना, ये एग्जाम में आते हैं जो हम बेसिस बता रहे हैं, ठीक है।
और अधिकतर लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। और जो प्रश्न ये करके आते हैं, सिलेक्शन के दावेदार वही होते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आप कर लेते हैं एग्जाम में, बाकी लोग भी उसे आसानी से कर लेते हैं। सिलेक्शन वो प्रश्न दिलाते हैं जिन प्रश्नों को कम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी होगी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर जो वो है टॉपिक, वो है कि क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर क्या है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर देखिएगा, नेशनल प्लानिंग, राष्ट्रीय नियोजन जिसको कहते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पर योजना एवं लक्ष्य केंद्र सरकार या शीर्ष यानी टॉप जो केंद्रीय संस्थान है उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसे राष्ट्रीय नियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रीय नियोजन ही तो था, एक योजना आयोग बनाया गया था जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर केंद्रीय संस्थान था। इसमें संपूर्ण देश के लिए समान दिशा, नीति एवं प्राथमिकताओं के साथ योजनाएं बनाई जाती हैं, पूरे देश के लिए होती है, ये व्यापक होती है, समग्र दृष्टिकोण को अपनाया इसमें जाता है, मतलब बड़ी होती है, पूरे देश को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। रीजनल प्लानिंग क्या होती है? क्षेत्रीय प्लानिंग होती है, विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, यानी उनके लक्ष्य को ध्यान में रखकर उनकी रणनीतियां निर्धारित की जाती हैं, जिसे हम क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास योजना जैसे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं हमारे 7 सिस्टर्स के लिए, बांधों और औद्योगिक गलियारों को क्षेत्रीय योजनाएं जो दी गई हैं वो सब इसके उदाहरण हैं रीजनल प्लानिंग के। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए यहाँ पर, विशिष्ट क्षेत्र के लिए यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप प्रकार समझ चुके हैं, टाइप्स क्या हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है भाई, टाइप्स आपको समझ में आ गए हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगी, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत में अगर देखें कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो प्रेरणा है वो कहां से देखने को मिलती है। तो एक देश है सोवियत संघ रूस, जो कि 1991 में 15 देशों में अलग हुआ, अब हम उसे रूस के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो प्लानिंग होती है, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई गई हैं, वो सोवियत संघ रूस से हमने कॉपी की है। बात क्लियर? अगर बात करें कि सोवियत संघ रूस में ये कब लागू की गई थी, तो 1928 में लागू की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। तो हमने कहां से कॉपी किया है? रूस से कॉपी किया है, यूएसएसआर से कॉपी किया। अगर बात करते हैं कि ये जो प्लानिंग है ये किसका विषय है, तो ये प्लानिंग जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। आप जानते हैं कि संविधान में हमारी 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो 7 नंबर की अनुसूची है, उस अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है। एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। यानी समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो उसी में आता है ये। तो समवर्ती सूची का विषय है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है, और यूएसएसआर से हमने इसे लिया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत देखिएगा, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम देखिएगा। हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इसकी शुरुआत तो 1951 से होती है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जिक्र, इसकी शुरुआत, इसको बनाने का जो पहले जिक्र करता है वो कौन है। तो यहां पर डेवलपमेंट है, और यहां से प्रश्न बहुत से आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली एक किताब इस पर लिखी गई कि हमारे देश में अंग्रेजों की जब सरकार थी, तो हमारे देश में उनको क्या करना चाहिए? नियोजन करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, तभी तो हमारे देश की व्यवस्था अच्छी हो पाएगी। तो इसके लिए किताब लिखी जाती है व्यक्तिगत तौर पर, जिसका नाम है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया को लिखने वाले हैं एम विश्वेश्वरैया। ध्यान रखेंगे, एम विश्वेश्वरैया यहां पर प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1934 में। वो कहते हैं कि सरकार को 10 वर्षों के लिए नेशनल इनकम को डबल करने के लिए प्लान करना चाहिए, यानी योजना बनानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि यह सबसे पहला आर्थिक नियोजन संबंधी विचार है। पूछ सकता है कि पहला आर्थिक नियोजन संबंधी विचार किसने दिया? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया। कब दिया? 1934 में दिया। किसके माध्यम से दिया? प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब के माध्यम से। इसमें क्या उद्देश्य इन्होंने दिया कि राष्ट्रीय आय को दुगना करना चाहिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, और
आत्मनिर्भरता जो है उसे प्राप्त करनी चाहिए। आपको बेसिकली जो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं येलो कलर से, उनको जरूर याद रखना है। यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। 10 साल के लिए टारगेट 1934 पहली बार हो रहा है। पहले ये पहला आर्थिक नियोजन है। अब आपसे जनक के रूप में पूछे, फादर के रूप में पूछे या पहला नियोजन पूछे तो आपको एम विश्वेश्वरैया का नाम लेना है। अब चूंकि एम विश्वेश्वरैया ने यहाँ पर ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में लिखा है, इसीलिए इस योजना को हम विश्वेश्वरैया योजना भी कहते हैं। तो दोनों चीजें याद रखेंगे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पहली एक प्लानिंग है, लेकिन कहे कि इसे हम किस नाम से और जानते हैं तो एम विश्वेश्वरैया प्लानिंग या विश्वेश्वरैया योजना के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर बात करें तो जो एम विश्वेश्वरैया हैं, इनका जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था 15 सितंबर 1860 में। जगह का नाम अगर देखें तो गांव है मुदनाहल्ली, बेंगलोर में ये गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। ये आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में इकोनॉमिक्स को लेकर ज्यादा जागरूक हैं लोग वहां पर। इन्होंने एक बांध बनाया था जो कि कृष्णराज सागर बांध है, और इस सागर बांध को जो बनाया बिना सीमेंट के बनाया है 1911 में। इसलिए भारत में इन्होंने नियोजन में भी पहला पार्टिसिपेशन किया है, और 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर दिवस 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। ये जो किताब लिखी गई है ये इनके द्वारा लिखी गई, इसी में इन्होंने ये जिक्र किए हैं कि 10 साल के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए, हमारी सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन सरकार ने इनकी इस किताब पर कोई ध्यान नहीं दिया, फ्लॉप हो जाता है मामला। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये पहले हैं, इसलिए यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब आगे देखते हैं, एक है फिक्की। फिक्की भी कहता है, क्योंकि क्रम वाइज हम देख रहे हैं कि भारत में जब पंचवर्षीय योजना बनेगी तो उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो एम विश्वेश्वरैया पहले नंबर पर आएंगे। उसके बाद फिक्की, फिक्की का एक राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के बारे में एक लेख आता है, और वो लेख आता है एक रिपोर्ट के माध्यम से। तो फिक्की के बारे में आप देखें तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखेंगे, ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फिक्की जो कि 1927 में बना था, इसने भी कहा अंग्रेजों से 1934 में, इन्होंने कहा कि भैया एक राष्ट्रीय नियोजन होना चाहिए, हमारे भारत के लिए इसकी एक गंभीर आवश्यकता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है फिक्की का? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसने भी कहा है, क्या कहा है इसने कहा है कि भैया फिक्की ने कहा है कि राष्ट्रीय नियोजन होना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज क्यों ध्यान देने लगे? तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो मामला था एम विश्वेश्वरैया वाला फ्लॉप, फिक्की वाला ये भी फ्लॉप है, चूंकि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अंग्रेज अपने मन मुताबिक चीजें करते हैं, बट प्रयास किए जा रहे हैं। फिक्की के बाद अब आपको बताएं, कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी, कांग्रेस ने भी इस बात को बहुत जरूरी मानते हुए एक प्लान पेश किया। कांग्रेस प्लान के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस प्लान जो है, इसमें भी कहा गया कि राष्ट्रीय नियोजन यानी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए। और ये जो प्लान इन्होंने दिया है, कांग्रेस प्लान, ये 1938 में दिया है। तो आप याद रखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 का। सबको याद होगा, सुभाष चंद्र बोस वहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यहां पर एक प्लान बनाया गया, दी कांग्रेस प्लान। ये जो प्लान है इसका नाम है कांग्रेस प्लान। गठन कब होता है इसका? 1938 में होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जाती है, और उस समिति का नाम रखा जाता है राष्ट्रीय योजना समिति, यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी। ध्यान रखेंगे, कांग्रेस प्लान में 1938 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। कब बनती है? 1938 में। और इसमें निर्धारित किया जाता है कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष रहेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। अलग अलग बातें हैं, कांग्रेस प्लान 1938 में आया है, सुभाष चंद्र बोस इस कांग्रेस प्लान के अध्यक्ष थे, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हरिपुरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे। इसी कांग्रेस प्लान में यह किया गया कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनेगी, और ये नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। यह पहली बार था जब कांग्रेस ने ऑफिशियली, औपचारिक रूप से आर्थिक नियोजन की दिशा में कदम बढ़ाया। ये वाला प्रश्न पूछा गया था, ये पहला औपचारिक रूप से कदम कब माना जाता है? कांग्रेस प्लान के माध्यम से माना जाता है। बाधाएं क्या रही हैं भाई?
बाधाएं इस प्लान में ये रही कि आप जानते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद आपको पता है कि इसके तुरंत बाद भारत सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, इसने राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डालना बंद कर दिया। और आपको सबको पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तरह तरह के नेताओं को सबको जेल में डाला। इसीलिए यह जो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी ये काम ही नहीं कर पाई, ये भी फ्लॉप हो जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि राष्ट्रीय योजना समिति का कार्य बाधित हुआ और वह अपना कार्य पूरा न कर सकी। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट कब दी। तो आपको बता दें इसने रिपोर्ट अपनी कभी नहीं दी है, क्योंकि काम ही नहीं कर पाई है। बट वहां पर ऑप्शन दे रखा था, अब मजबूरन वो सेलेक्ट करना पड़ता। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब सामने आई। वैसे तो आंसर है कि कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, बट चूंकि क्वेश्चन है अब यहां पर टिक करना पड़ेगा। तो यहां पर राइट आंसर होगा 1949 में। आपको बता दें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हुई है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और अंतिम रिपोर्ट कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी। लेकिन समिति के कुछ पत्र जो हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि 1949 में प्रकाशित किए गए थे, इसलिए यहां पर सही आंसर हम ऑप्शन डी मान लेंगे। बल्कि आंसर राइट ये होगा कि कभी नहीं हुए हैं। बट चूंकि क्वेश्चन आया है एनडीए 2011 में पूछा गया, बट आंसर करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी को इन्होंने राइट माना था, क्योंकि वहां पर पहली बार 1949 में प्रकाशित हुआ। बात समझ में आ रही है। देखिए हम आपको पूरा डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, मुझे लगता है कि सारी चीजें समझ में आ रही हैं। बस ध्यान से आप नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपका काम बन जाएगा। अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, ये बात हमारी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे है कि भारत सरकार ने 1944 में नियोजन एवं विकास विभाग बनाया। इन अंग्रेजों ने बनाया था, नियोजन एवं विकास विभाग। ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। कब बनाया है? 1944 में। उद्देश्य क्या है कि स्वतंत्रता से पूर्वी भारत की आर्थिक नियोजन के लिए आधार तैयार करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल में, चूंकि 1944 में अंग्रेजों का ही शासन था, और इसमें एक सदस्य को शामिल किया गया, आरदेशियर दलाल, इनको शामिल किया गया है। ये आरदेशियर दलाल का प्रश्न पूछा गया था कि नियोजन एवं विकास विभाग जो है, प्लानिंग एवं डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये जो बनाया अंग्रेजों के द्वारा 1944 में, इसमें कौन सदस्य थे? तो आरदेशीय दलाल इसमें सदस्य थे। और यही आगे चल करके योजना आयोग बनने की एक आधारशिला बनती है। मतलब ये जो यहाँ पर नियोजन एवं विकास विभाग है ना, यही एक प्रेरणा देता है कि भाई एक भारत में योजना आयोग होना चाहिए। योजना आयोग 1950 में बना है, सब जानते हैं, ठीक है। सबके बारे में चर्चा करेंगे हम बारी बारी से। इसके बाद आता है भाई जी बॉम्बे प्लान। समय याद रखेंगे, सबसे पहले द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में आती है। फिक्की की एक रिपोर्ट आती है, 1934 में आती है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कांग्रेस प्लान आता है, जो कि 1938 में आता है। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में ही बनती है। उसके बाद बॉम्बे प्लान आता है। इस बॉम्बे प्लान में क्या है कि 8 बड़े बड़े उद्योगपति, जो कि बंबई के बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उन्होंने एक टाइटल निकाला, एक टाइटल से रिपोर्ट दी, और उसमें कहा इन अंग्रेजों की सरकार से कि नेशनल प्लानिंग हमारे देश में होनी चाहिए। अब चूंकि इसमें 8 लोग, वो भी मुंबई के शामिल हैं, इसीलिए इसे बंबई योजना या बंबई प्लान के नाम से जानते हैं भाई। बंबई प्लान में आप ध्यान देंगे कि 1944 में ही बंबई प्लान आता है। अभी आपने देखा 1944 में 8 प्रमुख उद्योगपति यहां पर मिलकर एक तैयार करते हैं और एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक योजना तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है द ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर इंडिया। कि पूछने की संभावना थोड़ी सी है, बट याद रखिएगा ये जो है अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इस नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, ये योजना तैयार की है, ठीक है भाई। यह प्रसिद्ध योजना बॉम्बे प्लान के नाम से जानी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो कि बंबई के लोग हैं। इसमें 8 उद्योगपति हैं। अब इन 8 उद्योगपतियों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, तो 8 के नाम याद करना मजबूरी है, तो भैया याद कर लेना। आपको नाम बताते हैं। सबसे पहला है आरदेशियर दलाल, यही मेन लीडर हैं इसमें, जो इस बॉम्बे प्लान को तैयार करते हैं, इसके सूत्रधार हैं। ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है।
मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो आरदेशीय दलाल थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर 2, नंबर 3 लाला श्रीराम, नंबर 4 है जॉन मथाई। जॉन मथाई का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बाद ए.डी. श्रॉफ और कस्तूरबाई लाल भाई और घनश्याम दास बिरला और जे.आर.डी. टाटा। कुछ लोग इसमें से जो हमसे पढ़ रहे हैं उसमें से ये दो तो नाम जानते ही होंगे, एक जी.डी. बिरला है और एक टाटा है। ये जी.डी. बिरला और टाटा इतने प्रसिद्ध थे, इन्हीं के नाम पर इस बंबई योजना का दूसरा भी नाम है टाटा बिरला प्लान। तो याद रखेंगे, इसे आम भाषा में टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली लोग टाटा बिरला को जानते हैं। 8 लोग हैं, आठों के नाम याद रखने हैं भाई। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आठों के नाम याद कर लेना प्लीज, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है और आजकल प्रश्न टफ बन रहा है। एग्जाम का जैसे नेचर चेंज हो रहा है, तो आप भी नेचर बदलिए और चीजों को डेप्थ में याद करना शुरू करिए। तो आठों के नाम याद रखेंगे, आठों के नाम। इनमें मेन लीडर कौन है? मुख्य सूत्रधार है आरदेशीय दलाल। चलिए, इसके बाद आता है गांधीयन प्लान। इसके बाद आएगा गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान जो है, इसे गांधी जी से प्रेरित होकर 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने पेश किया था। इसने श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। सीधा प्रश्न पूछेगा, गांधी जी से प्रेरित होकर गांधीयन प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया। और कब पेश हुआ है? 1944 में पेश हुआ है। दैट्स इट, इतना याद रखना है। अगला है जन योजना। जन योजना जिसको हम पीपल्स प्लान कहते हैं, ये 1945 में आती है और ये एम.एन. रॉय के द्वारा आती है। एक मानवेंद्र नाथ एक क्रांतिकारी रहे हैं, उनके द्वारा ये प्लान आता है। समाजवादी योजना प्लानिंग, जिसे हम सोवियत प्लानिंग से प्रेरित मानते हैं। जन योजना 1945 किसके द्वारा? एम.एन. रॉय। बस इतनी सी बात याद रखनी है। गांधीयन प्लान का पॉइंट याद रखना, 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल। जन योजना पीपल्स प्लान जो है एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में। एक लास्ट योजना और याद रखनी है, सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान जिसे आप देख रहे हैं, ये सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में आता है। ये डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं, शुरुआत से एम विश्वेश्वरैया से शुरुआत होती है और यहां तक हम सर्वोदय प्लान तक पहुंच चुके हैं। महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के विचारों से ये प्रेरणा मिली कि सर्वोदय प्लान होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये प्लान आता है। तो गांधीयन प्लान हो, जन योजना प्लान हो या सर्वोदय प्लान हो, ये तीनों के समय और किसके द्वारा लाए जाते हैं याद रखना। सीधे 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, एक क्वेश्चन आपका सीधे राइट हो जाए। ठीक है भाई, यहां पर कुछ भी समझने की बात नहीं है, सीधे याद करना। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये हमारा सर्वोदय प्लान जब आता है, आपको पता है 1947 में देश आजाद हो जाता है। अब हमारे देश की अंतरिम सरकार बन जाती है और अंतरिम सरकार ही डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो अंतरिम सरकार मतलब खुद की सरकार है, अब वो डिसाइड कर लेगी। क्योंकि यहाँ पर हम अंग्रेजों से कहते आए थे कि प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, लेकिन अब हमारी सरकार है तो अब हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं। और फाइनली यहाँ पर अब बना लिया जाता है योजना आयोग। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1950 के बाद जब ये प्लान आता है, उसके बाद योजना आयोग अब बनता है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योजना आयोग बनता है, देखिए भाई, योजना आयोग जो बनेगा ये कब बनेगा? तो 15 मार्च 1950 को ये बनाया जाता है योजना आयोग। कैसे बना? तो एक नियोगी समिति बनाई गई थी, उसकी सिफारिश पर ये बना है। लेकिन आपको एग्जाम में जो मिलता है प्रश्न, वो बनता है मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग बनाया जाता है। तो कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा, एक्ट नहीं बना है, एक्ट नहीं बना है। और हमारे संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर गैर संवैधानिक बोलते हैं। ये एक सलाहकारी निकाय है और सलाहकारी निकाय यानी एडवाइजरी बॉडी है। कौन? योजना आयोग। और ये बात जो पूछी गई है वो RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 1994 और UPPCS 2014 में ये बात पूछी गई है कि इनमें से कौन सा सलाहकारी निकाय है, यानी एडवाइजरी बॉडी है। कौन? योजना आयोग। ठीक है, गैर संविधानिक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गैर संविधानिक का मतलब है कि जिसका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। एक होता है संवैधानिक, मतलब जिसका जिक्र हमारे संविधान में, जैसे वित्त आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है, जैसे UPSC है,
ये सब हमारे संवैधानिक होते हैं। लेकिन वो जो संविधान में जिक्र नहीं है, संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, उसे गैर संवैधानिक बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आरएएस 1994 का प्रश्न है, सलाहकारी निकाय। बात याद रखेंगे, हमने जो योजना आयोग बनाया है ये सोवियत संघ के गॉस प्लान से प्रेरित होकर बनाया, और पंचवर्षीय योजना भी हमारी इस यूएसएसआर से प्रेरित होकर बनी है। तो याद रखना है आपको। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा यहाँ पर ये गठन किया गया है। ये जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा है वही बात यहाँ पर रिपीट हमने की है, क्योंकि ये सवाल आता है यूकेपीएससी में 2003 में, और एसएससी के 2017 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो यूकेपीएससी में पूछा गया है कैबिनेट के प्रस्ताव। पूछेगा कैसे? ऑप्शन दे देगा वहां पर, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर, एक एक्ट के द्वारा, संसद के कहने पर, या फिर राष्ट्रपति के आदेश पर। इस प्रकार प्रश्न देगा, तो आपको ध्यान रखना है कैबिनेट के प्रस्ताव पर इसको बनाया गया। अशोक चंद्रा एक हैं। अशोक चंद्रा ने इसे योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। ठीक है, या फिर कहें इकोनॉमिक कैबिनेट इसे कहा है। बात याद रखेंगे, ये कब सवाल पूछा गया है? यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। किसने कहा है? अशोक चंद्रा ने। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, अशोक चंद्रा के द्वारा इसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है। का काम क्या है? इस योजना आयोग का काम रहेगा पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम इसका रहेगा। भाई ध्यान रखना। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, योजना आयोग में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा। तो ध्यान देंगे, यहां पर एक पदेन अध्यक्ष होता है जिसे हम एक्स ऑफिसो चेयरमैन कहते हैं, वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा। अगर एक प्रधानमंत्री हट जाता है, दूसरा बन जाता है, तो दूसरा बन जाएगा। इसको कहते हैं एक्स ऑफिसो, मतलब पदेन। पदेन का मतलब यही होता है, मतलब पदेन का मतलब यह है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए अलग से कोई निर्वाचन नहीं होगा, कोई नियुक्ति नहीं होगी। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसकी सीट पर आकर बैठेगा। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन। जैसे राज्यसभा में याद करिए, हमने पढ़ाया आपको पॉलिटी की क्लास में कि राज्यसभा में भी तो ऐसा ही था। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपाध्यक्ष जो होगा उसे पीएम नियुक्त करेंगे और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है जो भी पीएम नियुक्त करेगा उपाध्यक्ष को। प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे वही यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये तो सब जानते हैं, इसलिए उपाध्यक्ष का पूछता है तो पहले उपाध्यक्ष थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं बाद में, बट यहां पर याद रखना है कि प्रथम उपाध्यक्ष हमारे गुलजारी लाल नंदा थे। अब देखिएगा भाई, योजना आयोग के बारे में और क्या क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिएगा, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, स्टेटमेंट देकर के पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए हमने अलग से स्लाइड बनाकर आपके लिए लिया है। ध्यान रखिएगा, हम जितने पॉइंट्स आपको पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं से 99% प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, इसके उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए निश्चित कार्यकाल नहीं था, कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं था। था हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पहले की बात है। अब तो फिलहाल योजना आयोग है ही नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्या क्या काम इसने किए वो सब पढ़ने पड़ते हैं। अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह पर नीति आयोग बन चुका है, लेकिन हमें इसीलिए था लगाकर यहाँ पर बता रहे हैं। इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं और सदस्य जो होते हैं उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं था। अगला पॉइंट याद रखेंगे, इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यताएं नहीं थी कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, कोई योग्यता निश्चित नहीं और कोई संविधान में उल्लेख नहीं। ये स्टेटमेंट देकर पूछा था। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार करके मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाता था। स्टेटमेंट में जो जो पूछा गया है प्रश्न में वो हमने यहां पर लिया है। ध्यान रखेंगे, जैसे ही योजना आयोग एक बनाता है उसके बाद उसे दे देता है कैबिनेट को, मंत्रिमंडल के सामने वो पेश किया जाता है और मंत्रिमंडल इसे फिर भेजता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हमें राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानना है, इसके लिए आपको कुछ बातें समझा देते हैं। वो बात ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, हमने बताया कि पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम किसका है। तो बनाने का काम आपने देखा कि ये काम हमेशा योजना आयोग कर रहा है।
तो योजना आयोग ने इनको बनाना शुरू किया और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना इन्होंने बना दी और टारगेट भी उसमें रख दिया। टारगेट रख दिया 2.1 का कि जो हमारे देश की ग्रोथ होगी वो 2.1 हमें करनी है। हमने बता दिया योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। दिल्ली में बैठकर इन्होंने टारगेट सेट कर लिया और यहाँ पर प्राथमिकता भी सेट कर ली। प्राथमिकता सेट कर ली इन्होंने कि भैया हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो कृषि को डेवलप करना रहेगा। तो कृषि को प्राथमिकता, दिल्ली में कौन सी खेती है भाई, तो यहाँ पर जो कृषि रखी गई है प्राथमिकता, ये तो पूरे भारत के लिए रखी गई है, जगह जगह के लिए रखी गई है, ये टारगेट तो पूरे भारत के लिए है। तो यहाँ राज्य जो हैं, ये जो राज्य हैं सभी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, गुजरात, ये सभी राज्य परेशान हो जाते हैं कि भैया टारगेट उनने लिया है, करना हमें है, फ्रस्ट्रेशन इनको आ रहा है। मतलब आप जो काम करना चाहते हैं आपको अपनी एबिलिटी पता है, लेकिन आपको कोई दूसरा टारगेट दे दे तो आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। टेंशन आपको हो जाएगा। तो यहाँ राज्य भी परेशान है कि बताओ एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, हमारे लिए टारगेट दे दिया है, टारगेट किसी और ने लिया है, तो भैया ये कौन सा तरीका, हमसे तो पूछा ही नहीं है। समस्या क्रिएट होने लगी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 की, इसी में योजना में समस्या क्रिएट हो गई कि भैया राज्यों से तो पूछो, क्योंकि खेती तो वही है राज्यों में। दिल्ली में कौन सी खेती है, उत्तर प्रदेश के पास खेती है, बिहार के पास है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इन सबके पास खेती है। टारगेट तो ये अचीव करके देंगे। इसीलिए आगे चलकर ध्यान देंगे, यहाँ पर आगे चलकर एक संस्थान बनाई जाती है जिसे हम काउंसिल कहते हैं, परिषद बनाई जाती है। वो परिषद बनेगी और परिषद बनकर फिर काम करती। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बात समझनी है। हमने यहाँ पर क्या किया, एक परिषद बनाई। परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम एनडीसी कहते हैं। एनडीसी बनाया गया की बात के लिए जो अभी समस्या आ रही थी, एनडीसी बना। एनडीसी बनने का समय देखिएगा, एनडीसी बनता है 6 अगस्त 1952 को। याद करिए, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बनता है। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ये भी एक सलाहकारी निकाय है। इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो पीएम रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष रहेंगे वो पीएम रहेंगे। सदस्य, अब सदस्य किसको बनना चाहिए आप बताइए, सोचिए, सदस्य किसको बनना चाहिए, अभी बताते हैं। तो सदस्य से पहले आप जानिए कि इसका जो नाम है, सुपर कैबिनेट का भी एक नाम दिया गया है, के संथानम के द्वारा। अब इसमें सदस्यों की बात आती है, तो सदस्य कौन होंगे, राज्यों की समस्या थी। राज्य कह रहे थे टारगेट आपने लिया है, हमें दे रहे हो टारगेट, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर इसमें शामिल होंगे। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर प्रशासक हैं वो प्रशासक शामिल होंगे। तो यहां पर अध्यक्षता कौन करेगा, हमारा प्रधानमंत्री। सदस्य कौन होगा एनडीसी का, तो सदस्य होगा जो हमारे मुख्य मंत्री हैं सभी राज्यों के, वो सब शामिल होंगे। इसका काम क्या है कि अब जो योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाई, जो टारगेट सेट किया, अब उसको देखना है कि भैया हम इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल, यानी फाइनल करना कि योजना कौन सी बनेगी, क्या रहेगा, ये फाइनल करने का काम किसका रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का रहेगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना, फाइनल यहां पर एक्सेप्टेंस जो होगी वो इसकी होगी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। योजना आयोग योजना बनाने का काम करेगा, लेकिन उसे अंतिम रूप से मंजूरी कौन देगा, वो यही देगा। ये फाइनल एक बॉडी है जो उसे एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। और ये सवाल यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया है, अंतिम मंजूरी देना। दूसरा, राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग को बढ़ाना, क्योंकि मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जब ये इनकी सहमति से जब यहाँ पर ये योजना जो है पास की गई है, तो इसलिए इनका सहयोग भी रहेगा। ये सहयोग भी देते हैं भाई राज्यों के बीच, और इनको सहयोग करना। अगला पॉइंट है कि ये सवाल पूछा हुआ था आरएएस 1992 में कि मूल्यांकन करने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम, देख रेख करने का काम किसका है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो पॉइंट आपको क्या समझ में आया, योजना आयोग जो है वो बनाएगा योजनाओं को, लेकिन योजना को फाइनल एक्सेप्ट करना, उसे अंतिम रूप से मंजूरी देने का काम एनडीसी का रहेगा। दूसरा, देखरेख करने का काम भी रहेगा, मूल्यांकन भी करेगा कि सही काम हो रहा है कि नहीं। मूल्यांकन का काम योजना आयोग का नहीं है, योजना आयोग का काम खत्म, योजना बना दो बस। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें अब सदस्यों की बात हमने आपको बताई कि सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है,
योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के भी सदस्य इसमें शामिल होंगे और जो यूटी हैं उनके प्रशासक इसमें शामिल होंगे। इतने बड़े-बड़े पदाधिकारी एक ही जगह पर बैठेंगे और उनकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री। इतने-इतने बड़े-बड़े मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और इधर पीएम। इसीलिए इसका नाम पड़ा सुपर कैबिनेट। ये तो आप जानते हैं आर्टिकल 352 में एक कैबिनेट थी। मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया, मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया। तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मेन जो मंत्री होते हैं, जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, इन सबको हम मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा होते हैं, उनमें से कुछ मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं जो मेन मंत्री होते हैं। वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य भी होंगे, यहाँ पर राज्यपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। तो ये सब जब होंगे तो सुपर कैबिनेट बन जाता है, कैबिनेट से भी सुपर कैबिनेट। ठीक है भाई, याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करेगा, फाइनल करेगा, दैट्स इट। ओके, महत्वपूर्ण नोट आपको क्या क्या याद रखने हैं वो देखिएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो योजना आयोग के समानांतर एक संस्था है, ना कि उसका एक अंग, पर डिपेंड नहीं है, उसका अंग नहीं है। ठीक है, बस उसके पैरेलल स्वतंत्र रूप से एक संस्था है। आईएएस 2013 का प्रश्न था, हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको अब अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एनडीसी जो है ये क्या है, स्वतंत्र है, अंग नहीं है। अंग देकर के स्टेटमेंट दिया हुआ था, निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था अंग दे रखा था, अंग गलत है, अंग नहीं है। भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर पर शुरू होंगी। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को ये समाप्त होंगी। ठीक है, यानी प्रत्येक योजना की अवधि पूरी तरीके से फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसके अनुसार होगी। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू होगी और 31 मार्च 1956 तक चलेगी। दूसरी जो चलेगी वो 1 अप्रैल 1956 से चलेगी 31 मार्च 1961 तक। यानी जब हम आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कब शुरू हुई, कितने तारीख को, सबका समझ जाना 1 अप्रैल को शुरू, 31 मार्च को समाप्त होती। बस वहां पर हम ईयर लेके चलेंगे 1951 से 1956, 1956 से 1961, ऐसे कर चलेंगे। ठीक है, और जो एक वर्षीय योजनाएं जो वार्षिक प्लान यहाँ पर लागू किए गए थे उनमें भी फाइनेंशियल ईयर ही काउंट किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे भी आपको हम एक बार और बता दें। अब देखिए आपके लिए हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है, प्रश्न आप सोचिए, इसमें आईएएस प्री 2014 का सवाल है। आराम से सोचिए और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप लोगों को देने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने एक एक बात ध्यान से सुनी है तो फिर आपका आंसर आप इसका बहुत आसानी से कर, सोचिए भाई। हाँ जी, अब आते हैं आंसर पर। हमने देखा कि यहाँ पर भारत में योजना से संबंधित है, तो योजना से संबंधित क्या है, क्या वित्त आयोग है, वित्त आयोग है नहीं, पर टिक लगा के आपको बताते हैं क्या वित्त आयोग है, नहीं है जी। वित्त आयोग कहाँ है, आर्टिकल 280 में दे रखा है, वित्त आयोग इसमें नहीं है। योजना आयोग से क्या मतलब है उसका, योजना से क्या मतलब है, राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ इसका मतलब था भाई। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है कि जो योजनाएं योजना आयोग बनाता है उसे फाइनल अंतिम मंजूरी देना, का रिव्यू लेना, देखरेख करना, ये तो काम था। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका कोई काम नहीं, हमने जिक्र ही नहीं किया। संघीय शहरी विकास मंत्रालय, इसका कोई काम नहीं। अब संसद जो है, संसद का क्या काम है, ये आपको गलत लग रहा होगा, ये आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने बताया कि जब योजना आयोग योजना बनाता है तो फिर उसे मंत्रिमंडल के सामने पेश करता है, तो मंत्रिमंडल किसका हिस्सा है, संसद का है। इसलिए ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा किसमें है, 2 और 5, 2 और 5 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। भाई ध्यान दीजिएगा, हम आपको डेप्थ में लेके चल रहे हैं, आईएएस प्री 2014 का सवाल है। ध्यान रखेंगे संसद भी योजना में संबंधित थी, क्योंकि वो फाइनल जो है उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने जाता था। योजना आयोग ने योजना बनाई, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसे एनडीसी के पास भेज दिया। एनडीसी उसे फाइनल करेगा कि हाँ साहब क्या करना है, कोई बदलाव तो नहीं। बात समझ में आ रही है। अब एक प्रश्न आपके लिए हमने लिया है, आप इसे कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखिएगा अभी हमारा पंचवर्षीय योजनाएं खत्म नहीं हुआ है, अब यहां से खेल शुरू होगा। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वहां से शुरू होता है। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है, इसीलिए हम आपको पढ़ा जो रहे हैं, हमने पूरी तरीके से आपके लिए कंठस्थ करने की, मेहनत करने की पूरी कोशिश की है, जिससे आपका एक भी प्रश्न ना बचे। बस इतना करिए, कोई क्वेश्चन पेपर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस रिवीजन करते रहिएगा, प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बॉम्बे योजना के अंतर्गत कितने उद्योगपति थे, ये प्रश्न आपको आंसर करना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी कमेंट से हमें लगेगा आपने इसे मन से देखा है, मन से आपने इसको पढ़ा है। कमेंट करना ना भूलिएगा, लिखिएगा, बस लिख दीजिएगा बॉम्बे योजना के अंतर्गत जो भी आपको लगता है 4, 5, 8 एंड 10 आप पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि इसमें से जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सब आंसर कर देंगे। और प्लीज़ कमेंट करना ज़रूरी है, आपके कमेंट करने से लगता है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में हम आपको पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कराएंगे। इसमें क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि बहुत लेंदी एक लेक्चर हो जाएगा, और लेंदी लेक्चर को पढ़ पाना फिर मुश्किल होता है, इस वजह से हम इसको पार्ट्स में करें। पंचवर्षीय योजना एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए टुकड़ों में कराना जरूरी है। यहाँ पर हम 2 या 3 टुकड़े करेंगे, बस उसमें हमारा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर हम आपको तरह तरह के अपडेट्स भी देते रहते हैं और पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं, ऐट लगाइए, रणधीर एजुकेशन लिखिए, आपको ये वाला लोगो दिख जाएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस आज के वीडियो तक लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।